जय हिंद। अभी तक की क्लास में हमने देखा कि संख्याएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं। उसमें से हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याएं पढ़ ली थी। पूर्णांक संख्याओं की हमने परिभाषा के स्तर पे उसे देखा था, लेकिन आज हम देखना स्टार्ट करेंगे पूर्णांक संख्याओं के संदर्भ में परिभाषा के साथ साथ कुछ संक्रियाएं यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, और साथ में पूर्णांक संख्याओं की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में अगर हम सभी प्राकृत संख्याओं को ले लें और उनके सामने सब में ऋणात्मक चिन्ह लगा दें और साथ में सभी पूर्ण संख्याओं को कलेक्ट कर लें और इकट्ठा उनका एक समूह तैयार कर लें, तो ये जो हमें समूह प्राप्त होता है, ये समूह हमारा क्या कहलाता है? ये समूह हमारा कहलाता है पूर्णांक संख्या। अर्थात ऋणात्मक चिन्हों से युक्त सभी प्राकृत संख्याएं थी ये। जब इनमें ऋणात्मक चिन्ह लग गया तभी प्राकृत नहीं बची, पर हमने क्या किया, सभी प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगाया और उसके साथ साथ सभी पूर्ण संख्याओं का सम्मिश्र करना या समुच्चय तैयार करना, मिक्स समुच्चय या मिक्स समूह तैयार करना। उसके बाद जो आपको संख्याओं का समूह मिलता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है आपकी? पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये परिभाषा कहती है कि ऋणात्मक चिन्हों से युक्त प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा स्ट्राइक कर जाए और एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये बहुत सरल चीजें हैं और छोटे बच्चों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लगभग 5th और 6th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। तो आपको ये चीजें आए एक बार रिवीजन के संदर्भ में, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं में जोड़ना और घटाना पढ़ने से पहले कुछ बेसिक रूल जान लीजिए। बेसिक रूल क्या है कि अगर हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं, समान चिन्हों का, चाहे हम धन का धन से गुणा करें, चाहे हम ऋण का ऋण से गुणा करें। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप गुणा करते हैं -4 गुणे -3, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 12। धनात्मक संख्या आएगी, ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि समान चिन्हों का आप गुणा कर रहे हैं, दोनों चिन्ह ऋणात्मक हैं। चूंकि दोनों चिन्ह ऋणात्मक हैं तो आपको मिलने वाला परिणाम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर हम देखें कि जब हमारे साइन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एज एग्जाम्पल एक -4 ले लेते हैं और दूसरा 3 ले लेते हैं, तो इसका गुणनफल क्या आएगा? 12 तो आएगा, लेकिन इसके सामने माइनस साइन लगा होगा। क्यों? ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा निगेटिव होता है। असमान चिन्हों का गुणनफल नेगेटिव, समान चिन्हों का गुणनफल पॉजिटिव। तो ये इसका बेसिक रूल है और इसी रूल को हम फॉलो करते हुए सभी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 2 + 3। 2 + 3 = 5 होता है। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, एक्स्ट्रा किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई साइन का लोचा है ही नहीं। ठीक है ना। अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड क्या है? -6 + -2 = -8। ध्यान देना, -6 प्लस -2। अब एक बात जान लीजिए आप कि जो आपको यहाँ पे साइन प्लस और माइनस दिख रहा है, दोनों साइन दिख रहे हैं ना, और बीच में कोष्टक लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आप प्लस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, संख्याओं का नहीं। ठीक है ना। तो जैसे ही हम इन साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है? -6 -2। -2 क्यों हो गई? क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक, मैंने पहले भी समझाया है आपको। तो 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -8। ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरीके से बाकी के आप सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। ये योग के संदर्भ में है। अगर हम घटाने के संदर्भ में देखें तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। -7 -8, यही हमारा एग्जांपल। जब हम इसको हल करते हैं तो -7, यहाँ चूंकि हमारे पास आप देख रहे हैं दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, तो जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको प्लस मिलेगा, और प्लस के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +8। इसको जब आप हल करते हैं तो वैल्यू आपकी 1 मिल जाती है, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है, और ये घट जाएंगी, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1। उत्तर आ गया ना आपका। इसी तरीके से अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जिसमें क्या दिया हुआ है, -12 -10 बराबर कितना होगा? -12 -10। अगर हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं, चूंकि 10 के सामने साइन भले नहीं दिख रहा है पर वो पॉजिटिव है, तो ये माइनस अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव साइन से क्या बना देगा? नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा? -12 -10, वैल्यू हो जाएगी आपकी -22। ये आपका उत्तर -22 हो गया। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन कर लीजिएगा।
अगर हम पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल देखें तो पहला तो 11 सत्ते 77 सीधे आ गया, कोई साइन का प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे को देखते हैं तो उसमें कितना है, -21 गुणे -3। अब एक बात बताइए, मैंने कहा ना समान चिन्हों का गुणनफल पॉजिटिव होता है, तो 21 3 का गुणा करने पर तो 63 आएगा, पर चूंकि दोनों चिन्ह समान है यानी माइनस माइनस है तो वैल्यू आपकी 63 आएगी। अगर हम आगे देखते हैं -7 इंटू 8 -7 इंटू 8 तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 8 56, पर साइन माइनस होगा क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्तर क्या है, -56 है, ऊपर वाले में +63। बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत सिंपल है, केवल प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप थोड़ा सा एक फ्लो में आ जाए मैथमेटिक्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगर हम 24 में 2 से भाग देते हैं तो 12 आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये सबसे बन जाएगा क्योंकि ये पहली दूसरी तीसरी क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाने लगता है। अगर हम दूसरे की बात करें, समान चिन्हों का भाग हो रहा है यहाँ पे, -11 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों गुणनफलों के पॉजिटिव हो जाते हैं, और 11 11 हम 121, तो आपके उत्तर कितने आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये उत्तर आपका आ गया। इसी तरीके से आप बाकी कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं की प्रॉपर्टी। पूर्णांक संख्याओं की प्रॉपर्टी ये आपको प्रोवाइड की गई है, इसमें देखते जाएगा, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से सभी प्रॉपर्टी इसको। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है पूर्णांक संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या की परवर्ती होगी और प्रत्येक पूर्णांक संख्या की हमेशा पूर्ववर्ती होगी। क्योंकि प्राकृत संख्याओं में ये था कि एक के पहले कोई संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्याओं में था 0 के पहले कोई संख्या नहीं होगी, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में समस्या नहीं है। पूर्णांक में हर संख्या के पहले और हर संख्या के बाद एक संख्या हमेशा होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं -6, इसके बाद संख्या कौन सी है, -5 है। अगर हम पूर्ववर्ती के संदर्भ में देखें तो मान लीजिए आप ले लीजिए -13, तो -13 के पहले संख्या कौन सी है, -14। यानी कि हमेशा एक पूर्णांक संख्या की पूर्ववर्ती होगी और हमेशा एक पूर्णांक संख्या की परवर्ती होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि क्या होता है परवर्ती और क्या होता है पूर्ववर्ती, और ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी। सेकंड जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या कहता है, या सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि पूर्णांक संख्याओं की संख्या इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अगर पूर्ण ही अनंत थी, प्राकृत ही अनंत थी, तो पूर्णांक तो ऑब्वियस सी बात है अनंत होंगी। उनकी तो ना शुरुआत मिल रहा है ना अंत मिल रहा है। प्राकृतों का तो एटलीस्ट शुरुआत मिल रहा था पर अंत नहीं मिल रहा था, पूर्ण का शुरुआत मिल रहा था पर अंत नहीं मिल रहा था, मगर पूर्णांक का ना शुरुआत मिल रहा है ना ही अंत मिल रहा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। इसके बाद अगर हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्रॉपर्टी कहती है कि योग और गुणन में पूर्णांक संख्याएं समृद्धता दर्शाती हैं। ठीक है ना, अगर योग और गुणन में समृद्धता दर्शाती हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। समृद्धता का मतलब हमने समझा था कि दो पूर्णांक संख्याओं का अगर हम योग करें और अगर आपको एक पूर्णांक ही मिले तो आप ये जान लीजिए कि योग के संदर्भ में हमेशा समृद्धता दर्शाएगी। एज एग्जाम्पल की बात करते हैं, 12 प्लस 13 -13 कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई। अब चूंकि -1 एक वैल्यू आ रही है, क्या ये एक पूर्णांक है, बिल्कुल ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल भी एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के प्रति पूर्णांक संख्याएं समृद्ध। ठीक है, गुणन के संदर्भ में देखते हैं। गुणन के संदर्भ में अगर हम गुणन यहाँ बीच में मान लीजिएगा साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो गुणन के संदर्भ में देखते हैं तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 का -3 से तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 48, बीच में पहले माइनस साइन लगा हुआ। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अर्थात गुणन में भी समृद्धता दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या व्यवकलन में है समृद्धता या क्या भाग में है समृद्धता। चलिए घटा के देख लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक काम करते हैं, इन्हीं दोनों को एग्जाम्पल लेते हैं, 12 और 13 को। तो 12 माइनस -13 करिए, कितना आ रहा है, आप देखते हैं कि आ रहा है 12 प्लस 13, क्योंकि माइनस और माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, और उत्तर आ गया 25। 25 आ गया ना। ये जो 25 है ये क्या एक पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर 25 पूर्णांक है और व्यवकलन करने पर दो पूर्णांक का हमें एक पूर्णांक ही मिल रहा है, तो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन भी क्या होता है, समृद्धता दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत में व्यवकलन नहीं दर्शा रहा था, पूर्ण में भी व्यवकलन नहीं दर्शा रहा था, लेकिन पूर्णांक में दर्शाता है। हाँ, भाग के संदर्भ में आप बात करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक 4 और 6 का भाग देते हैं तो आपको 2/3 मिलेगा। 2/3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्याओं में से संख्या है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भाग तो समृद्धता नहीं दर्शा रहा, मगर व्यवकलन दर्शा रहा है, योग दर्शा रहा है और गुणन दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। मैंने जब आपको प्राकृत संख्या पढ़ाया था, पूर्ण संख्या पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी हर जगह काम आएगी, हर जगह, पर चूंकि एक प्रॉपर्टी है इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं और इसको लिखते हैं आंसर राइटिंग। ठीक है ना,
तो किसी भी पूर्णांक संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, मतलब कि अगर आप कोई भी पूर्णांक संख्या में 0 ऐड करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, क्या स्वरूप में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, यानी कि आपको एग्जैक्टली वही संख्या प्राप्त हो गई। अगर हम -19 में 1 का गुणा करते हैं तो वैल्यू -19 ही आती है, और यहाँ पे भी आपका स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं क्रम विनिमेयता। इसके संदर्भ में योग और गुणन, ध्यान दीजिएगा, योग और गुणन, इसके अलावा क्रम विनिमेयता फॉलो नहीं होती है, आप चेक कर लीजिएगा, पर नहीं होती है। क्रम विनिमेयता का मतलब यह है कि क्रम परिवर्तन पर मान परिवर्तन नहीं। हमने पहले भी देखा था ये चीजें। अब कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि -3 -2, इनको जोड़िए, क्या होता है? ध्यान देते हैं, -3 प्लस -2। ठीक है, यहां पे हम कैसे करेंगे? -2 प्लस -3। जब हम इसको हल करते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाती है -3 -2, और यहाँ पे -2 -3 वैल्यू आ जाएगी आपकी -5 और -5। तो आप क्या कह सकते हैं कि वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो रहा, पर हमने क्रम परिवर्तन कर दिया, मतलब पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमेयता दर्शाती हैं। किसमें? योग के संदर्भ में। ऐसे ही गुणन के संदर्भ में ले लीजिए, सेम एग्जांपल ले लीजिए, -3 और -2, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू -2 या फिर चाहे -2 इंटू -3, तो आपका उत्तर कितना आ जाता है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस साइन मिलकर पॉजिटिव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपका मान सेम मिल रहा है क्रम परिवर्तन के बाद भी, तो क्रम विनिमेयता का नियम फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। व्यवकलन के संदर्भ में आप एग्जांपल लेके हल करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं करेगा, और भाग के संदर्भ में भी कीजिएगा, वहां भी नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं साहचर्यता। साहचर्यता के संदर्भ में हमने क्या देखा था कि अगर हम साथ में परिवर्तन करें और परिणाम में परिवर्तन ना आए, अगर हम साथ बदल लें, पहले हम ए को बी के साथ लेके चलें, फिर हम बी को सी के साथ लेके चलें, आप कोशिश कर सकते हैं ए को सी के साथ भी लेके चल सकते हैं, परिणाम परिवर्तन नहीं होगा। किसके संदर्भ में? योग के संदर्भ में और गुणन के संदर्भ में। मतलब साथ बदल दो, साथ किसी और को लेके चलो, बाद में किसी और के साथ उसको जोड़ दो चाहे गुणा कर दो, आपका मान परिवर्तन नहीं होगा, और यही गुण साहचर्यता कहलाता है। एज एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए, ले लीजिए -1, एग्जाम्पल लेते हैं, -1 -2 -3, यहाँ पे भी -1 -2 -3। जब आप इनका एडिशन करते हैं, अर्थात -1 प्लस -2, ये हो गया हमारा क्या? हमने ए और बी को साथ में ले लिया, प्लस सी में क्या है? -3, और यहाँ पे हमने ए को बाहर रखा, बी में ले लिया -2 प्लस माइनस। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो 3 2 5 1 6, -6 लेफ्ट में आएगा और -6 राइट में आएगा। समझ रहे हैं? -6 लेफ्ट में और -6 राइट में आ रहा है, मतलब परिणाम परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप भले साथ परिवर्तन कर दिए, पहले ए बी को साथ में लेके चले, दूसरी बार बी सी को साथ में लेके चले, अगर आप कोशिश करें ए सी को साथ में लेके चले ना, तो भी आपका परिणाम यही आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि साहचर्यता का नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हमें क्या करना पड़ेगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, इन दोनों को पहले साथ में हल कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -3, और यहाँ पे -1 साथ में -2 मल्टीप्लाइड बाय -3। आपका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, तो वैल्यू आपकी आ रही है 3 दूनी 6 एकम 6, -6 यहाँ पे अभी आ रही है, -6 यहाँ पे भी आ रही है। तो परिणाम परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे भले हम साथ परिवर्तन कर दें, यानी साहचर्यता का रूल फॉलो हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है, अब है हमारा संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं का निरूपण। अब जैसे मैंने कहा आपको कि पूर्णांक संख्याओं की ना शुरुआत मिल रही है और ना ही अंत मिल रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे? एक रेखा से रिप्रेजेंट करेंगे। किरण नहीं होगी, क्योंकि किरण की शुरुआत पता होती है, अंत नहीं पता होता है। रेखा की आपको ना शुरुआत पता होती है ना अंत पता होता है, और वहीं रेखाखंड का आपको शुरुआत भी पता होता है और अंत भी पता होता है। तो यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेखा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गई एक लाइन यानी रेखा। यहाँ पे हमने रखा 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके पहले हम चलेंगे -1 -2 -3 अप टू -इनफाइनाइट। ये सभी की सभी क्या है? पहले तो प्राकृत संख्याएं थी, अब ऋणात्मक हो गई, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये रही हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ ली? हमने पढ़ ली। पहली से अनंत संख्याएं बिल्कुल पढ़ ली, पूर्ववर्ती परवर्ती पढ़ लिया,
क्रमनियमितता योग और गुणन के संदर्भ में पढ़ लिया, साहचर्यता पढ़ लिया, समृद्धता पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे केवल योग और गुणन दिया है, आप चाहे तो व्यवकलन भी लिख सकते हैं, ना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है। समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, ये चीज हमने पहले ही समझ ली थी शुरुआत में। योजित तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1 होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हमने देख लिया। अब जो शुरुआत करेंगे वो संख्या का प्रकार है परिमेय संख्या, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी से 2020 के मेंस में क्वेश्चन आया है, और साथ साथ इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक संख्या का प्रकार है जो ज्यादातर हमें दिखाई देता है और आगे भी मैथमेटिक्स को पढ़ने में बहुत सहायता करेगा। बाकी तो आपसे हमेशा बनता रहता है, पर परिमेय संख्याओं में कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं, उनको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फोकस के साथ इसको पढ़िएगा। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, इसको देखते हैं इस इमेज के माध्यम से। ये इमेज क्या कहती है, या ये पेज क्या कहता है कि P और Q एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक से हम परिमेय की परिभाषा निकाल रहे हैं, तो P और Q हमेशा एक पूर्णांक है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, Q कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक 0 भी तो पूर्णांक होता है ना, पर Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो P और Q का अनुपात जो होता है वो एक परिमेय संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या। P और Q का अनुपात, P पूर्णांक होना चाहिए, Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 4/3, क्या 4 पूर्णांक है, बिल्कुल। 3 पूर्णांक है, बिल्कुल। इनका अनुपात यानी 4/3, अनुपात मतलब भाग देना, इनका अनुपात एक परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए 2/1, क्या 2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल। क्या 1 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल। सॉरी, क्या 2 एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल। क्या 1 एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। अब 2 को आप 2/1 को डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं, यानी हर पूर्णांक एक परिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, हर पूर्णांक एक परिमेय होता है। ये समझ में कहां से आ गया हमें, इस बिंदु से आ गया। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याओं में, जैसे कि क्यों कहा गया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं -12/0। अब आप भाग दे लीजिए, 0 के पहाड़ा पढ़ लीजिए, कभी भी -12 तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये भाग कभी जाएगा ही नहीं, और वैल्यू आपकी इनफाइनाइट या अनडिफाइन आ जाती है। और चूंकि वैल्यू आपकी अनडिफाइन आ जाती है, इसको आप कभी भी डिफाइन ही नहीं कर पाते हो, इसीलिए आपको कहा गया है कि आप Q का मान कभी 0 नहीं लोगे, क्योंकि भाग नहीं जाता है। दूसरी बात क्या, जो P संख्या होती है, यानी कि P में जो मान लिखा होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो Q में लिखा होता है उसे कहते हैं हर, है ना। अर्थात अंश क्या होगा, 2, -4, 8, 7 और -4 ये अंश होंगे यहाँ पे, और हर क्या होंगे, 3, 3, -9, 2, -11, ये सभी हर होंगे। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा, एग्जैक्टली नोट से। परिभाषा क्या है हमारी, तो हमारी परिभाषा कहती है कि दो पूर्णांक P और Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो P और Q का अनुपात एक परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, दो पूर्णांक P और Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो P और Q का अनुपात एक परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जैक्टली हमने यही पढ़ा। साथ में हम ये सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो परिमेय संख्या के हैं। परिमेय संख्या के ऊपरी भाग को अंश और निचला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अगली जो हम परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं वो है मानक समतुल्य परिमेय संख्या। क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है तो अगर तुलना करें तो वैल्यू समान हो। ये परिमेय संख्याएं दिखने में तो अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इनका मान समान होता है। जैसे कि अगर आप देखें 1/2 और 4/8, दोनों क्या दिख समान रही हैं, नहीं, दिखने का तरीका अलग है। एक में अंश 1 है, हर 2 है, दूसरे में अंश 4 है, हर 8 है। लेकिन अगर इनको हम हल करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वैल्यू 1/2 ही आ जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि दोनों परिमेय संख्याएं, चाहे आप 1/2 की बात करें चाहे 4/8 की बात करें, दोनों का मान क्या है, समान है। चूंकि दोनों का मान समान है, दोनों का मान समान है, इसलिए दोनों समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जो दिखने में अलग दिखाई दें पर उनका मान समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहीं से समझ लीजिए कि अगर कहीं आपने 1/2 लिखा हो तो उसकी जगह आप 4/8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये प्रॉपर्टी आगे जोड़ने और घटाने में काम आएगी, क्योंकि इनका मान समान है, क्योंकि ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम देखें कौन कौन से और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे कि 3/9, ठीक है, 6/18, 7/21, ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, और आप आराम से इनको एग्जाम्पल को
चेक कर सकते हैं, हल करेंगे तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, आपको वैल्यू हमेशा मिलेगी 1/3। तो ये सभी 1/3 के बराबर है। 1/3 भी इनसे एक समतुल्य परिमेय संख्या है। तो आपको ये समझ में आ गया कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट टॉपिक, मानक परिमेय संख्या। क्या है, मानक परिमेय संख्या। अब मानक परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में, पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि यदि p और q एक परिमेय संख्या हो, क्या हो, p बटे q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, p जहां पूर्णांक है q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये परिभाषा से आ गया। तो p बटे q जहां एक परिमेय संख्या है, वहां q अर्थात हर हमेशा धनात्मक हो। ये मानक परिमेय संख्या की कंडीशन है, ठीक है ना, हर हमेशा धनात्मक हो और अंश और हर को आपस में काटा नहीं जा सके, अंश और हर को आपस में काटा नहीं जा सके। जैसे कि हम कह देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पहला 4/-12, तो नीचे ऋणात्मक संख्या है, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मानक परिमेय संख्या अगर ना दी हो तो हमें उसे परिवर्तित करना भी आना चाहिए। इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी -1 का गुणा कर देते हैं और नीचे भी -1 का गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम वास्तविकता में -1 का ऊपर नीचे तो गुणा कर रहे हैं, लेकिन हम -1 का मल्टीप्लीकेशन की जगह पे हम 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको काटेंगे वैल्यू तो 1 आएगी, और 1 का गुणा आप किसी में भी करें, यो 1 हमेशा गुणन तत्समक होता है, तो उसका मान परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/+12, या यूं कहिए 4/12, सामने माइनस आ जाएगा। अब हर जो है वो क्या ऋणात्मक बचा नहीं, यानी हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली। दूसरी कंडीशन क्या है कि अंश और हर को आपस में काटा नहीं जा सके। जैसे कि अगर हम देखते हैं अंश और हर को आपस में काटा नहीं जा सके, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम 4/12 को एग्जांपल में लेते हैं, -4/12 को, और जब हम कट करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 3 12 हो जाएगा। कट रहा ना, अगर कट रहा है तो वो मानक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें काटना है, छोटी से छोटी बनानी है अंश और हर को, और फाइनली क्या आ जाएगा आपका -1/3। अब ये नहीं कटेंगी, आप ट्राई कर लीजिए कि ये आगे नहीं कट रही हैं, किसी भी संख्या से इनको अब काटा नहीं जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर धनात्मक हो और अंश और हर को आपस में काटा ना जा सके, वो सभी मानक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 4 बटे अगर हम देखते हैं 26, तो आपकी वैल्यू जो 2/13 आती है वो इसकी मानक परिमेय संख्या है। अगर हम 9/12 देखते हैं तो इसकी मानक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, ठीक है। इस तरीके से हम मानक परिमेय संख्या में परिवर्तन कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, क्या है, ये क्वेश्चंस को आप हल कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक और बात, नोट्स में लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक हो कौन सा, हर, लेकिन अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब यह है कि अंश और हर को आपस में काटा ना जा सके, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा, और बाकी जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं इनको हल कीजिएगा, खुद हल करके चेक कीजिएगा कि उसको मानक परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करना है। और जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, अंतिम में आपको मानक परिमेय संख्या ही उत्तर में लिखना है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्लास एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।